स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने तीन आइडेंटिफायर्स लिए हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट और स्टूडेंट। अब पाइथन के अंदर आपको ये बज़ाहिर लग रहे होंगे कि ये तीनों सेम है, ठीक है, लेकिन पाइथन इनको इंडिविजुअली ट्रीट करेगा। पाइथन के अंदर स्टूडेंट और ये वाला स्टूडेंट और ये वाला स्टूडेंट तीन अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, क्यों अलग अलग आइडेंटिफायर्स क्यों हैं? इधर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का एस कैपिटल है, इधर स्मॉल है, और इधर सारे लेटर्स कैपिटल है। तो पाइथन जो है इसको अलग आइडेंटिफायर समझेगा, इसको अलग समझेगा और उसको अलग समझेगा। ठीक है, तो पाइथन के अंदर जब भी आप आइडेंटिफायर यूज करेंगे आपको मालूम होना चाहिए कि पाइथन केस सेंसिटिव है। क्या केस सेंसिटिव मतलब? पाइथन के अंदर अगर आप कोई चीज कैपिटल लिखेंगे या कोई चीज स्मॉल लिखेंगे तो पाइथन उसे अलग अलग ट्रीट करेगा। उसके बाद आइडेंटिफायर्स के अंदर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ये स्पेशल कैरेक्टर्स है तो ये पाइथन के अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स को नाम देने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप स्पेसेस जो है वो यूज नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से भी दो नाम, स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट और नेम के बीच में अगर आपने स्पेस दे दिया तो वो दो अलग अलग वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने कोई आइडेंटिफायर लिखना है, आइडेंटिफायर बनाना है, किसी आइडेंटिफायर कोई नाम सोचना है, तो उस नाम के अंदर अगर आपने स्पेस देना है तो स्पेस के बजाय आप अंडरस्कोर यूज करें। ठीक है, आप स्पेस के बजाय अंडरस्कोर यूज करें। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो अगर आपने स्पेस यूज कर रहे हैं तो आप सिंपली अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसेस जो है पाइथन के अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है, उसके बाद जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी जिनकी पाइथन के अंदर स्पेशल मीनिंग होती है, जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, आप वो प्री डिफाइंड वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। अगर आपने किसी चीज को नाम देना है, किसी चीज को आइडेंटिफाई करवाना है, ठीक है, तो वो आप कीवर्ड्स यूज इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन कीवर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नाम दे दिया क्लास, ठीक है, अगर आपने गलती से नाम दे दिया क्लास, तो क्लास एक कीवर्ड है। ठीक है, तो अगर आपने गलती से किसी चीज को क्लास का नाम दे दिया तो पाइथन उसे कीवर्ड समझेगा, आइडेंटिफायर नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफायर्स ऐसे होने चाहिए जिनका जो नाम आप रखते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह मैंने आपको बताया कि पाइथन के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ कीवर्ड्स प्रोवाइड किए हैं। तो ये जो नाम है ये सारे कीवर्ड्स हैं, फॉल्स, क्लास, रिटर्न, इफ, एल्स, import, ट्राई, while, फॉर, डेफिनेशन, नन, ट्रू, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये आप कीवर्ड्स आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद पाइथन के अंदर आ जाते हैं लिटरल्स। ये पाइथन के अंदर कुछ लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स सिंपली हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स को। ठीक है, जब आप किसी चीज की वैल्यू फिक्स करते हो उसको हम कहते हैं लिटरल। ठीक है, जब आप किसी चीज की वैल्यू फिक्स करते हो या कोई चीज किसी चीज की वैल्यू असाइन करके उस वैल्यू को आप फिक्स कर देते हो तो उसको आप कहते हैं लिटरल। लिटरल को आप लिटरल भी कह सकते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिक्स वैल्यूज को प्रोग्रामिंग के अंदर जो आप फिक्स वैल्यूज यूज करते हो, जो वैल्यूज चेंज नहीं होती उन्हें आप लिटरल कहते हो। ठीक है, अब लिटरल के कुछ टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है, एक्स आपका एक वेरिएबल है, आपका एक आइडेंटिफायर है। अब इस आइडेंटिफायर को आपने वैल्यू दी है 5, तो 5 जो है एक लिटरल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है। ठीक है, तो ये सारे हैं तो लिटरल्स। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फिक्स कर देंगे। जब आप इनकी वैल्यू फिक्स कर देंगे तो ये सारे लिटरल्स बन जाएंगे। अब एक्स तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल की तो वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसे फिक्स कर दिया, मतलब एक्स की वैल्यू आपने 5 फिक्स कर दी, तो ये एक लिटरल बन जाएगा। और क्योंकि इसकी वैल्यू लिटरल इस वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर है, तो ये हो जाएगा एक इंटीजर लिटरल। ठीक है, एक ऐसा लिटरल जिसकी वैल्यू इंटीजर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने एक लिटरल बनाया, एक वेरिएबल है पाई। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आपने रखी है 3.14,
लेकिन अगर आप ये 3.14 वैल्यू फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। अब आप पूछेंगे सर ऊपर इंटीजर लिटरल था, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट क्यों है? फ्लोटिंग पॉइंट मैं आपको बताया था कि जब भी किसी नंबर के दरमियान डेसिमल होगा, डेसिमल पॉइंट होगी, तो उसे आप फ्लोटिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई वेरिएबल, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है नेम, ठीक है, और उसकी आपने वैल्यू रखी है पाइथन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे ये है तो एक वेरिएबल, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं तो ये एक लिटरल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, लिटरल बन जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये वैल्यू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी वैल्यू आती है उसे आप स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास कैरेक्टर लिटरल्स भी होते हैं, ठीक है। अगर आप पाइथन के अंदर, और पाइथन के अंदर क्योंकि कैरेक्टर्स नहीं होते तो आप इसे स्ट्रिंग कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास होते हैं बुलियन लिटरल्स। बुलियन मैंने आपको बताया था या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर आप किसी चीज की वैल्यू फिक्स कर देते हैं, या ट्रू फिक्स करते हैं या फॉल्स फिक्स करते हैं, तो वो उसकी जब वैल्यू फिक्स कर देंगे उस वेरिएबल की, तो वो हो जाएगा बुलियन लिटरल, ठीक है। तो ये आपके पास थे लिटरल्स। उसके बाद पाइथन के अंदर आते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स वो होते हैं जो आप जिनको यूज करके आप डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो अपने वेरिएबल्स और वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर आपके पास एक ऑपरेटर है प्लस, ठीक है, प्लस आपके पास एक ऑपरेटर है, और आप परफॉर्म कर रहे हो एडिशन, ठीक है, 100 और 50 के दरमियान। अब 100 और 50 तो है वैल्यूज, ठीक है। अब वैल्यूज को आप ऐड करने के लिए जो ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, वो है प्लस, ठीक है। तो जब भी आप दो चीजों को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, और दूसरे ऑपरेटर्स भी हमारे पास होते हैं, ठीक है, वो करने के लिए जब आप कोई सिंबल यूज करोगे तो उस सिंबल को हम ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने प्लस का सिंबल यूज किया है, प्लस का सिंबल यहाँ पे एक ऑपरेटर है। अब आते हैं ऑपरेटर्स की टाइप्स पर। हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, और हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको ऑलरेडी पता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, और जैसे हम कहते हैं फिक्स डिवीजन, मॉड्यूलस और पावर, ठीक है। अब ये तो आपको चार पता थे, ठीक है? ये चार आपको ऑलरेडी मालूम थे, लेकिन ये जो तीन है ये आपको मालूम नहीं होंगे, ठीक है। अ, ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। जब आप फॉर एग्जाम्पल जब आप इस चीज को डिवाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 4 को डिवाइड करते हो 2 से, ठीक है, जब आप 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो उसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 5 है, 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2.5, ठीक है। लेकिन अगर आप डबल डिवाइड यूज करोगे, तो 5 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, लेकिन आप डबल डिवाइड यूज करोगे, तो जब आप 5 को डबल डिवाइड करोगे 2 के साथ तो उसकी वैल्यू 2.5 नहीं आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 2। तो वो राउंड ऑफ हो जाएगी। तो डबल डिवाइड क्या कर देता है, राउंड ऑफ कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एक ऑपरेटर है मॉड्यूलस। इसको हम पाइथन के अंदर रिमाइंडर का नाम भी देते हैं, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा परसेंटेज की तरह, ठीक है, ये आपको परसेंटेज की तरह नजर आ रहा होगा, लेकिन ये परसेंटेज नहीं है। इसको हम कहते हैं पाइथन के अंदर मॉड्यूलस या रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है। जब भी आप दो चीजों को डिवाइड करोगे और उसका जो रिमाइंडर आएगा, तो ये रिमाइंडर आपको बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 को डिवाइड किया 2 से, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा, तो जब आप 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरीके से जब आप 4 को मॉड्यूलस करोगे 2 से तो आपका जवाब भी 0 ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 10 को डिवाइड करते हो 5 से, तो आपका जवाब क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। इसी तरीके से जब आप 5 को मॉड्यूलस करोगे, 10 को मॉड्यूलस करोगे 5 से, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो भी 0 होगा, ठीक है। तो मॉड्यूलस बेसिकली आपको रिमाइंडर बताता है कि डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर होगा वो आपको मॉड्यूलस बताता है। उसके बाद ये जो सिंबल है, ये सिंबल हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं पावर के लिए, ठीक है। जब आपने पावर देना होता है तो आप डबल स्टार, डबल एस्ट्रिक यूज करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हो 2 पावर 2, तो आप लिखोगे 2, उसके बाद आप डबल स्टार दोगे और उसके बाद फिर से लिखोगे 2।
तो आपके पास पावर आ जाएगा। इस तरीके से आप ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। दूसरे हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो होते हैं जो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर हमने वैल्यूज असाइन की थी, एक्स एक्स को हमने वैल्यू असाइन की थी 5, फाई को हमने वैल्यू असाइन की थी 3.14। अब मैथ्स के अंदर आप इसे कहोगे इक्वल्स टू, लेकिन पाइथन के अंदर हम इसे इक्वल्स टू नहीं कहते, पाइथन के अंदर हम इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। पाइथन के अंदर जब हम इसी वैल्यूज को असाइन कर रहे होते हैं तो हम ये इक्वल्स टू इस्तेमाल करते हैं। तो आप गलती से भी इसे इक्वल्स पाइथन के अंदर नहीं कह सकते, क्योंकि ये यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर जो मैंने आपको दिखाया ऊपर, जब आप वैल्यू असाइन करते हो तो आप इक्वल्स टू या असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इक्वल्स टू यूज किया है, यहाँ पे भी आपने इक्वल्स टू यूज किया है, ठीक है। इक्वल्स टू आप कह सकते हो क्योंकि मैथ्स में हम इसे इक्वल्स टू कहते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है। दूसरा हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास होता है प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। तीसरा होता है माइनस इक्वल्स टू, चौथा होता है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, और पांचवा होता है डिवाइड इक्वल्स टू, ठीक है। अब इक्वल्स टू आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ कैसे आप प्लस इक्वल्स समझ सकते हो। प्लस इक्वल्स टू बेसिकली जब भी आप फॉर एग्जांपल किसी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप यूज करना चाहते हो प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। तो प्लस इक्वल्स टू का मतलब ये होता है कि जो उसकी वैल्यू होगी उसमें आप वो चीज ऐड करोगे और उसकी नई वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप लिखोगे आई प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। आई एक वेरिएबल है, उसके बाद आप लिखोगे प्लस इक्वल्स टू 1। मैं आपको यहाँ करके दिखा सकता हूँ। आप लिखते हो आई फॉर एग्जाम्पल इधर आप लिखते हो आई ठीक है, आई उसके बाद आई आप लिखना चाहते हो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरह किस तरीके से आप ये वाले असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। इक्वल्स तो आपको समझ आ गया होगा कि जब भी आप वैल्यू असाइन करोगे तो आप इक्वल्स इस्तेमाल करोगे, ठीक है। लेकिन आपको दूसरे ऑपरेटर्स में दूसरे ऑपरेटर्स भी आप यूज कर सकते हो। जिस तरह से अगर आप लिखते हो एक्स इक्वल्स टू 5, तो एक्स की वैल्यू आपने असाइन की 5। लेकिन इसी तरीके से आप एक्स प्लस इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप पूछोगे कि x प्लस इक्वल्स टू 5 का क्या मतलब है, तो x प्लस इक्वल्स टू 5 का मतलब यह है कि जो भी x की वैल्यू होगी उसमें आप 5 ऐड करोगे, और उसके बाद जो भी x की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू थी 5, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा x प्लस इक्वल्स टू 5, तो क्या होगा, x की वैल्यू है 5, उसमें ऐड होगा 5, और ये हो जाएगी x की नई वैल्यू, ठीक है। तो x की नई वैल्यू क्या हो गई,
10। ठीक है, तो x प्लस इक्वल टू 5 का मतलब हो जाएगा 10। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ x माइनस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है जो भी x की वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो x की वैल्यू अगर 5 है तो जो भी x की वैल्यू होगी उसमें से माइनस होगा 5। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू है 5, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगी x की नई वैल्यू। ठीक है, x की नई वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्टार इक्वल्स टू 5। ठीक है, स्टार इक्वल्स टू 5 का मतलब ये होता है कि आप सिंपली क्या करते हो कि अ, जो भी आपके पास वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू है स्टार इक्वल्स टू 5 का मतलब है कि आप जो भी आपके पास वैल्यू है उसे आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो एक्स आपके पास जो भी एक्स की वैल्यू है, आपके पास जो भी एक्स की वैल्यू है उसे आप मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, और वो हो जाएगी एक्स की नई वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 5 है एक्स की वैल्यू, अब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की नई वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है, एक्स की नई वैल्यू हो जाएगी 25। इसी तरीके से आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक्स डिवाइड इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो आपके पास जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसको आप 5 से डिवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल जो भी आपके पास एक्स की वैल्यू है उसको आप 5 से डिवाइड करोगे, और ये हो जाएगी आपकी एक्स की नई वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू 5 है, तो 5 को डिवाइड करोगे आप 5 के साथ, तो एक्स की नई वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं आप इसी तरीके से ये आप ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरे ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप यूज करते हो कंपेयर करने के लिए। ठीक है, जब भी आप दो चीजों को कंपेयर करते हो पाइथन के अंदर तो आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हो। फॉर एग्जांपल आप कंपेयर करना चाहते हो ए और बी को, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 5। ठीक है, और आप ए और बी को कंपेयर करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले जो फॉर एग्जांपल आप मालूम करना चाहते हो क्या ए और बी इक्वल है, तो आप लिखोगे इफ लिखने के बाद आप लिखोगे ए इक्वल्स टू बी। अब अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 बार इक्वल्स टू दिया है, यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू 2 बार दिया है, इसका मतलब है कि मैं ए की वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ कि क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब आप पूछोगे कि यहाँ पे मैंने सिंगल क्यों नहीं दिया, तो मैं आपको बताया था कि सिंगल जो होता है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पे आप असाइन नहीं कर रहे, आप सिंपली कंपेयर कर रहे हो, तो कंपेयर करने के लिए आप 2 बार इक्वल दोगे। ठीक है, तो जो भी ए की वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू है 3, तो क्या 3 5 के बराबर है, मतलब ए बी के बराबर है, तो क्या 3 5 के बराबर है, तो आंसर आएगा फॉल्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप यूज करते हो कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप कंपेयर करना चाहते हो क्या ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। ठीक है, अब आप सवाल पूछ रहे हो नहीं है। ठीक है, अब आप अब आप जो सिंबल यूज करोगे इस्तेमाल वो होगा ये एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन के बाद इक्वल्स टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, 3 इज नॉट इक्वल टू 5, तो जवाब आएगा ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मालूम करना चाहते हो कि क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ग्रेटर देन है, तो आप इस्तेमाल करोगे ये वाला सिंबल। ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 5, जवाब आएगा फॉल्स, क्योंकि 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। इसी तरीके से आप ये भी यूज सवाल पूछ सकते हो कि क्या ए की वैल्यू स्मॉलर देन बी है, तो जब आप ये सवाल पूछोगे तो क्या जवाब क्या आएगा, ट्रू, कि 3 इज स्मॉलर देन 5। ठीक है,
इसी तरीके से अगर आप सवाल पूछते हो क्या, अगर आप सवाल पूछना चाहते हो क्या ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ठीक है, क्या ए जो है ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है बी के, तो यहाँ पे आपके पास दो सिंबल्स आ गए, ग्रेटर देन का सिंबल भी आ गया और इक्वल्स टू का सिंबल भी आ गया। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो क्या ए, सबसे पहले हम चेक करेंगे ग्रेटर देन, क्या ए ग्रेटर देन बी है, 3 greater than 5 है तो नो। क्या ए इक्वल्स टू बी है, क्या 3 = 5 है तो नो। दोनों का जवाब क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। इसी तरीके से आप ये भी पूछ सकते हो कि क्या ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो ए की वैल्यू है, ठीक है, क्या वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी है, तो ए की वैल्यू है 3, ठीक है, क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू बी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप दो सवाल पूछ रहे हो, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं लेस देन, इज 3 <5, 3 <5 है तो इसका जवाब आएगा ट्रू। उसके बाद दूसरी है इक्वल्स टू, क्या 3 = 5 है तो फॉल्स। तो सारे का जो जवाब आएगा, सारे का जो जवाब मिला के आएगा, इन दोनों का जवाब वो आएगा ट्रू, क्योंकि अगर एक भी ट्रू हो गया तो दोनों ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारे सिंबल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो और इनको इस्तेमाल करके आप दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो, दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इसी तरीके से आपके पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उसके अंदर आपके पास तीन वैल्यूज आती हैं, एंड और नॉट, ठीक है। इसका सिंपली मतलब ये है कि आप या तो एंड इस्तेमाल करोगे और या नॉट। अब आप पूछोगे कि इनको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को, लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने के लिए आप सिंपली, फॉर एग्जांपल एंड है, ठीक है, एंड जो है एक प्लूरल ऑपरेटर है और जो है एक सिंगुलर ऑपरेटर है, और नॉट जो है आपके पास वो एक नेगेटिव ऑपरेटर है, ठीक है। तो आप पूछोगे एंड क्या होता है, एंड का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने दो से ज्यादा चीजें, दो से ज्यादा ऑपरेशंस आपने करनी है, जब आपने एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन करनी हो, दो या दो से ज्यादा ऑपरेशन करनी हो तो आप एंड इस्तेमाल करेंगे। जब आपने एक ऑपरेशन करनी हो, तीन या चार ऑपरेशन में से आपने एक ऑपरेशन करनी हो तो आप और इस्तेमाल करेंगे। और जरा जब आपने ऑपरेशन को नेगेटिव करना है, मतलब उनकी वैल्यू चेंज करनी है, माइनस करनी है, रिवर्स करनी है, तो आप नॉट यूज करोगे, ठीक है। तो ये तीन आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर, इनको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद आपके पास रिव्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आप रिव्यू क्वेश्चंस आपने आंसर करने हैं, ठीक है, सारे रिव्यू क्वेश्चंस इनको आपने आंसर करना है, ठीक है। ठीक है, इनके आंसर्स आपने लिखने हैं, आंसर्स लिखने के बाद कुछ टास्क मैंने आपको दिए हैं, ये टास्क आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है, ये सारी टास्क आपने परफॉर्म करनी है। परफॉर्म करने के बाद इनके जो आउटपुट्स हैं वो आपने प्रैक्टिकल की लैब के साथ अटैच करने हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपकी लैब पर साइन कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं सिग्नेचर कर दूंगा और डेट लिख दूंगा। उसके बाद आते हैं लैब नंबर 2 पर, ठीक है। जो आपकी लैब नंबर 2 है, ठीक है, वो है बेसिक इनपुट आउटपुट और स्ट्रिंग ऑपरेशंस। स्ट्रिंग का तो मैंने आपको बता दिया था, स्ट्रिंग जो भी चीज हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। और आउटपुट ऑपरेशन का भी मैंने आपको बता दिया था, जब हम आउटपुट लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंट, प्रिंट जो मैंने आपको पीछे बताया था, कि प्रिंट जो है एक आउटपुट ऑपरेटर है, ठीक है। मैंने सबसे पहले आप जब हम प्रोग्राम लिख रहे थे तो मैंने आपको प्रिंट के बारे में बताया था कि प्रिंट जो है एक आउटपुट ऑपरेटर, एक आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। ये आप फंक्शन यूज करते हो आउटपुट शो करने के लिए, ठीक है। तो ये आप फंक्शन यूज करते हो आउटपुट शो करने के लिए, ठीक है। मैं आपको बताया था कि प्रिंट क्या है, एक
आउटपुट फंक्शन है, ये आप फंक्शन यूज करते हो आउटपुट शो करने के लिए। ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, ठीक है, ये प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। तो जो आपका दूसरा प्रैक्टिकल है उसमें आपके पास स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग्स का मैंने आपको बता दिया था कि स्ट्रिंग्स वो चीजें होती हैं जो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। और आउटपुट आपके पास मैंने एक आउटपुट फंक्शन आपको बता दिया था, प्रिंट, ठीक है। और तीसरा होता है इनपुट फंक्शंस, आपके पास इनपुट फंक्शंस भी होते हैं। तो देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें डिफाइंड है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर आपके पास आउटपुट फंक्शन होता है, बिल्ट इन होता है आपके पास। पाइथन के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड होता है प्रिंट फंक्शन, ठीक है। प्रिंट फंक्शन आप यूज करके किसी भी चीज का आउटपुट शो कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिखा है नेम अहमद, ठीक है। आपने एक वेरिएबल, एक एक वेरिएबल आइडेंटिफायर यूज किया है, वेरिएबल यूज किया नेम, और उस वेरिएबल को आपने वैल्यू दी है एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, इन्वर्टेड कॉमास की फॉर्म में, अहमद, ठीक है। दूसरा आपने वेरिएबल बनाया है एज, और एज को आपने वैल्यू दी है 22, ठीक है। अब आप प्रिंट करवाना चाहते हो नेम, ठीक है, उसके बाद नेम की वैल्यू, और एज, उसके बाद एज की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि आप सिंपली क्या कर रहे हो, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। तो जब आप प्रिंट करवाओगे तो पाइथन जो जो भी आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रिंट करवाओगे, पाइथन वो सेम लिख देगा, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से आप। असल में मेरे पास कंपाइलर, मेरे पास जो है वो मेरा कीबोर्ड सही काम नहीं कर रहा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ही आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया नेम, उसको आपने वैल्यू असाइन की अहमद, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो ये स्ट्रिंग है। उसके बाद आपने एक दूसरा वेरिएबल बनाया एज, उसको आपने वैल्यू असाइन की 22, और ये एक इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप प्रिंट करवाना चाहते हैं नेम एज एज इट इज, ठीक है। आप एज इट इज नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब ये नेम जो आपने प्रिंट करवाया है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेम NAME, उसके बाद सेमी कॉलन। आपके पास इन्वर्टेड कॉमास शो नहीं होंगी, ठीक है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो अंदर है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास नेम प्रिंट होगा। नेम तो आपने ऊपर ऑलरेडी बता दिया है कि नेम क्या है। नेम तो आपका क्या है, अहमद है, ठीक है। तो नेम, उसके बाद अहमद शो होगा। उसके बाद आपके पास स्पेस होगा, स्पेस के बाद आपके पास एज। अब ये जो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एज लिखा है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एज प्रिंट हो जाएगा सेमी कॉलन के साथ। उसके बाद कॉमा एज, और एज तो आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है ऊपर। एज की वैल्यू क्या है, 22, तो ये हो जाएगा 22। तो ये चारों चीजें प्रिंट हो जाएंगी और आपके पास कुछ इस तरह प्रिंट हो जाएगा। आपके पास सबसे पहले आ जाएगा नेम, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद आपके उसका नेम क्या था, अहमद, ठीक है। उसके बाद एज, इन्वर्टेड कॉमास, 22, ठीक है। ऐसे आपके पास प्रिंट आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो आउटपुट दिखाने के लिए। इसी तरीके से आप पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शंस भी यूज कर सकते हो। इनपुट फंक्शंस वो होते हैं जो इनपुट लेने के लिए यूज होते हैं। अगर आप यूजर को आउटपुट देना चाहते हो तो आप आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अगर आप यूजर को आउटपुट देना चाहते हो तो आप आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल करोगे, और अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो तो आप इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ इनपुट लेना चाहते हो यूजर से, और आप यूजर से उसकी एज पूछना चाहते हो, ठीक है। तो यूजर से उसकी एज पूछने के लिए आपने एक इनपुट फंक्शन यूज किया है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एज, एक वेरिएबल है, वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो मैं इनपुट में लूंगा, तो मैं लिखूंगा इनपुट। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने लिखा है इंट, ठीक है। अब इंट का यहाँ पे सिंपली मतलब यह है कि जो भी वैल्यू होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप इनपुट लेते हैं इंटर योर एज, ठीक है। इंटर योर एज एक प्रॉम्प्ट है, तो आपने प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट के बाद यूजर अपनी एज एंटर करेगा, वो इनपुट इनपुट के थ्रू आपके पास आएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर के अंदर।
और इंटीजर के अंदर, इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद वो एज को असाइन हो जाएगी, तो एज की वैल्यू हो जाएगी, जो भी यूजर एंटर करेगा वो एज की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले जैसे आप रन करवाएंगे तो यूजर के आगे प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ठीक है, यूजर के आगे ये डिस्प्ले आ जाएगा, एंटर योर एज। उसके बाद यूजर लिखेगा 22, ठीक है, यूजर क्या लिखेगा 22 और एंटर प्रेस करेगा। ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद क्या होगा कि ये जो 22 ये जो 22 की वैल्यू है, ठीक है, ये 22 की वैल्यू एज को असाइन हो जाएगी। ठीक है, एज को असाइन हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, फिर हम आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे प्रिंट का। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट ईयर यू विल बी, ये सेम एज इट इज प्रिंट करेंगे। उसके बाद एज में 1 ईयर ऐड कर देंगे। ठीक है, एज में 1 ईयर ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट ईयर यू विल बी, उसके बाद एज में 1 ऐड कर देंगे तो उसकी एज आ जाएगी। तो प्रिंट में आ जाएगा नेक्स्ट ईयर यू विल बी, 22 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 23, तो नेक्स्ट ईयर यू विल बी 23। ठीक है, तो ये ऐसे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यूजर से उसकी एज पूछी, एज पूछने के बाद हमने आउटपुट फंक्शन में ये यूजर आउटपुट फंक्शन लिया और आउटपुट फंक्शन में उसमें 1 ऐड करके बताया कि यूजर की अगले साल एज हो जाएगी 23। ठीक है, तो इस तरीके से आप आउटपुट और इनपुट फंक्शंस यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है स्ट्रिंग ऑपरेशंस। ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस आप यूज करते हो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। स्ट्रिंग्स, जो भी चीज आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हो उसे आप स्ट्रिंग कहते हो। ठीक है, तो जब भी कोई भी चीज आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे तो आप उसे स्ट्रिंग कहोगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिखी है टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे ये एक हमने एक स्ट्रिंग लिखी है टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो पाइथन। ठीक है, तो सिंपली क्या किया है, हमने एक स्ट्रिंग यूज की है हेलो पाइथन, एक वेरिएबल लिया है टेक्स्ट, और टेक्स्ट को हमने एक वैल्यू असाइन की है स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, स्ट्रिंग की फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास है तो ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल को स्ट्रिंग की फॉर्म में वैल्यू असाइन की है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, अब आप स्ट्रिंग के ऊपर वैल्यू ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आप इसको फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग जो है इसमें सारे कुछ लेटर्स कैपिटल हैं, कुछ लेटर्स स्मॉल हैं। अगर आपने सारे लेटर्स को स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो आप लिखोगे प्रिंट, आउटपुट फंक्शन यूज करोगे, उसके बाद स्ट्रिंग का नाम है टेक्स्ट, उसके बाद डॉट, और उसके बाद लोअर, उसके बाद डबल ब्रैकेट, और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ। उसके बाद जैसे आप एंटर दबाओगे तो जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो सारी स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आउटपुट हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपर यूज कर सकते हो कैपिटल यूज करने के लिए, रिप्लेस भी कर सकते हो। अगर आपने रिप्लेस करना है किसी चीज को तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ड यूज हो रहा है पाइथन स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, आपके पास स्ट्रिंग के अंदर वर्ड यूज हो रहा है पाइथन। ठीक है, और आप पाइथन को रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यूज हो रहा है हेलो पाइथन। ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हो, पाइथन को रिप्लेस करना चाहते हो, लेकिन आप पाइथन को रिप्लेस करना चाहते हो वर्ल्ड के साथ, तो आप लिखोगे पाइथन कॉमा वर्ल्ड। तो स्ट्रिंग के अंदर जो भी पाइथन यूज हो रहा होगा तो पाइथन रिप्लेस हो जाएगा वर्ल्ड के साथ और आपके पास आउटपुट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो हेलो पाइथन की जगह आपके पास आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड, क्योंकि आपने पाइथन को रिप्लेस कर दिया वर्ल्ड के साथ। इसी तरीके से आप स्प्लिट भी कर सकते हो अगर आपने स्प्लिट करना है। ठीक है, सिंपली क्या करोगे आप, टेक्स्ट स्ट्रिंग का नाम डॉट स्प्लिट लिखोगे, तो जो भी आपके पास स्ट्रिंग होगी, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग क्या है आपके पास यहाँ पे हेलो पाइथन, आपके पास स्ट्रिंग क्या है हेलो पाइथन। ठीक है,
हेलो पाइथन स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, हेलो कॉमा पाइथन। तो हेलो पाइथन जो कि स्प्लिट हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी एक टप एक सेट की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रिंग बनाई है टेक्स्ट, उसको आपने वैल्यू दी है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो आप मालूम करना चाहते हो इस स्ट्रिंग का सबसे पहला लेटर कौन सा है, तो आप लिखोगे टेक्स्ट स्ट्रिंग का नाम और ब्रैकेट में लिखोगे 0, ठीक है। तो इधर जी की जो पोजीशन है वो है 0, ई की है 1, ओ की है 2, आई की है 3। तो इसी तरीके से इन सारी फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड यूज किया है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो जो जी की वैल्यू है वो है 0, ई की वैल्यू है 1, ओ की वैल्यू है 2, आई की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 4, एफ की वैल्यू है 5, और इसी तरह सबकी वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे प्रिंट टेक्स्ट 0, ब्रैकेट में लिखोगे 0, तो 0 की पोजीशन पे क्या है, जी है, तो जी आपके पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अ, मैंने आपको बताया कि हर चीज की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो भी आप लेटर्स होते हैं उनकी वैल्यूज होती है। तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल जी, ओ, आई, एन, एफ, ओ, आर, एम, ए, टी, आई, सी, एस, ठीक है। तो अगर आप लिखते हो टेक्स्ट, ब्रैकेट में लिखते हो -1, तो अब -1 मतलब पीछे से स्टार्ट होगा, तो -1, एस की वैल्यू होगी -1, सी की वैल्यू होगी -2, आई की वैल्यू होगी -3, टी की वैल्यू होगी -4, ए की वैल्यू होगी -5, एम की वैल्यू होगी -6, आर की वैल्यू होगी -7, और इसी तरीके से ये वैल्यूज चलती जाएंगी। तो अगर आप लिखते हो टेक्स्ट -1, तो उल्टा जो होगा पीछे से स्टार्ट करेगा, और पीछे से सबसे पहले वैल्यू कौन सी है, एस, एस प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, एस प्रिंट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप अ, जो है स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कर सकते हो, ये सारी इंडेक्सिंग है, ठीक है। उसके बाद आप अगर फॉर एग्जांपल आप स्ट्रिंग, मैंने आपको बताया कि जी, ई, ओ, आई, ये आपकी एक स्ट्रिंग थी, ठीक है, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज थी, ठीक है। अब जी की वैल्यू 0 है, ई की वैल्यू 1 है, आर की ओ की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 4 है, और इसी तरीके से सारी वैल्यूज है। अगर आप लिखते हो स्ट्रिंग का नाम और उस ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो 0 और कॉलन उसके बाद 4 लिखते हो, तो ये क्या कर देगा, 0 से लेकर 4 तक जितने भी वैल्यूज हैं, 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0 पे है जी, 1 ई पे है 2, ओ, आई, और 3 पे है, ठीक है। तो ये प्रिंट कर देगा आपके पास 0 से लेकर 3 तक, 4 को ये इग्नोर कर देगा, ठीक है, 4 को ये इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो आपके पास ये तीन वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, जी, ई, ओ, आई, ये 3 तक वैल्यूज आपके पास प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लिखते हो 4 कॉलन, ठीक है, 4 उसके बाद कॉलन लिखते हो, 4 कॉलन, तो मैं आपको बताया जी की वैल्यू है 0, ई की वैल्यू है 1, ओ की वैल्यू है 2, आई की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 4, एफ की वैल्यू है 5, ओ की वैल्यू है 6, इसी तरीके से सारी वैल्यूज है। अगर आप लिखते हो 4, अंदर लिखते हो 4 डैश और ब्रैकेट क्लोज कर देते हो, तो मतलब है 4 से जो भी आगे सारी वैल्यूज होंगी वो सारी प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक कोई मिस्टेक है। कि ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमने एक स्ट्रिंग बनाई है बनाना, ठीक है। बी की वैल्यू 0 पर है, ए की वैल्यू 1 पर है, एन की वैल्यू 2 पर है, इस तरीके से सारी वैल्यूज की पोजीशन है, ठीक है। तो ये सारी इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो ये आप सारी पोजीशन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, इनको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप स्ट्रिंग के ऊपर सारी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आप स्ट्रिंग को कंकैटिनेट भी कर सकते हो। कंकैटिनेट का मतलब होता है कि आप दो स्ट्रिंग्स को मिलाते हो। फॉर एग्जांपल इधर आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं,
एक एक स्ट्रिंग को आपने नाम दिया है फर्स्ट, और दूसरी स्ट्रिंग को नाम दिया है आपने लास्ट, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। अब आप इन दोनों को मिलाना चाहते हो तो आप लिखोगे, आप एक नई स्ट्रिंग बनाओगे फुल, और फुल के अंदर आपने फर्स्ट और लास्ट को मिलाना है, तो आप लिखोगे फर्स्ट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद आप स्पेस दोगे, ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद लास्ट। तो जब आप प्रिंट करवाओगे, जब आप आउटपुट शो करवाओगे नई स्ट्रिंग का, नई स्ट्रिंग क्या है आपके पास, फुल है। फुल क्या करेगा, फर्स्ट में प्रिंट करेगा, फर्स्ट में क्या आपके पास मेहरान है, उसके बाद आपने स्पेस दिया है तो स्पेस प्रिंट होगा आपके पास, ठीक है, स्पेस आ गया। उसके बाद लास्ट प्रिंट करेगा तो लास्ट में आपके पास क्या है, यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा आपके पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकते हो, मिला सकते। कंकैटिनेशन का मतलब ये होता है कि आप उनको मिला सकते हो, ठीक है। कंकैटिनेशन का मतलब ऐड करना नहीं होता, ठीक है। सिंबल हम यहाँ पे प्लस की इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स में प्लस एडिशन नहीं होती, स्ट्रिंग्स में होती है कंकैटिनेशन, ठीक है। और इसके बाद आपके पास रिव्यू क्वेश्चंस हैं, इन रिव्यू क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है। आंसर देने के बाद मैं चेक कर, और जितने भी कोड्स मैंने ऊपर लिखे हैं ये सारे कोड्स आपने रन करवाने हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला कोड है कि ये आपने रन करवाना है, उसके बाद आपने दूसरा कोड रन करवाना है, कि ये कोड रन करवाना है। ये सारे कोड्स आपने रन करवाने हैं, ठीक है। और इनके जो आउटपुट्स हैं, वो आउटपुट्स आपने अ, उनके आउटपुट्स का स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करवा कर वो इसी लैब में अटैच करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपका थर्ड प्रैक्टिकल है बुलियन लॉजिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स पर, ठीक है। अब आते हैं बुलियन लॉजिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स पर, ठीक है। 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद क्लास को रिज्यूम करते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो लैब नंबर 3 जो है आपकी वो है बुलियन लॉजिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बुलियन जो है आपके पास एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, दिखाया था यहाँ पे चार्ट के अंदर मैं आपको दिखाया था कि आपके पास पाइथन के अंदर कुछ प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव जो होते हैं जो हर लैंग्वेज के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जो हर लैंग्वेज के जो है प्रिमिटिव वो होते हैं जो हर लैंग्वेज के अंदर आपके पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं, चाहे वो C++ हो, पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर आपके पास ये वाले सारे मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद तो ये जो प्रिमिटिव थे इसमें अंदर आपने पढ़ा था फ्लोट, ठीक है। फ्लोट आपने पढ़ा था, तो फ्लोट पढ़ा था और आपने बुलियन भी पढ़ा था, ठीक है। बुलियन बुलियन का मैंने आपको बताया था ट्रू या फॉल्स, इसकी दो वैल्यूज होती है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बुलियन या लॉजिकल ऑपरेटर्स। बुलियन लॉजिक क्या होता है और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, ठीक है। बुलियन लॉजिक इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग दैट डील्स विद ट्रू और फॉल्स वैल्यूज, ठीक है। मैं आपको बताया था कि बुलियन में बुलियन में दो वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। अब पाइथन के अंदर जब आप बुलियन इस्तेमाल करते हो तो आपके पास ट्रू जो होता है वो ट्रू कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स जो होता है फॉल्स कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया है एक्स, ठीक है, और उसको वैल्यू असाइन कर दिया है ट्रू। दूसरा आपने वेरिएबल लिया है वाई और उसको वैल्यू असाइन कर दिया है फॉल्स। तो जब आप एक्स का आउटपुट शो करवाओगे, उसे प्रिंट करवाओगे, तो आउटपुट आ जाएगा ट्रू। और जब आप वाई का आउटपुट शो करवाओगे तो वो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज को वेरिएबल्स को आप वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर सकते हो ट्रू और फॉल्स की शक्ल में, तो वो हो जाएंगे बुलियन वेरिएबल्स, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैंने आपको बताया था कि तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। एंड आपका प्लूरल होता है, और आपका सिंगुलर होता है, नॉट आपका रिवर्स करता है, ठीक है, रिवर्स कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो एक्स एंड वाई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एक्स एंड वाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एंड वाई, ठीक है। एंड वाई का मतलब ये होगा तो एक्स भी और वाई भी, बोथ, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज होगा बोथ, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू क्या है, ट्रू है, लेकिन वाई की वैल्यू है फॉल्स। इसका मतलब है दोनों ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर दोनों ट्रू नहीं है तो सारे की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी फॉल्स। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं एक्स और वाई, अब यहाँ पे यूज हो रहा है और का मतलब होता है एटलीस्ट। एटलीस्ट कुछ एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लिखेंगे एक्स और वाई, तो एक्स की वैल्यू है ट्रू और वाई की वैल्यू है फॉल्स, लेकिन एटलीस्ट एक्स ट्रू है, तो सारे की वैल्यू आ जाएगी ट्रू, ठीक है। और जो आपके पास नॉट होता है, नॉट आपका जो होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है नॉट एक्स, तो नॉट जो है वो रिवर्स कर देता है, ठीक है, रिवर्स कर देता है, ठीक है। नॉट के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा रिवर्स। नॉट क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो जब वो रिवर्स कर देगा तो एक्स की वैल्यू क्या थी, ट्रू। इधर एक्स की वैल्यू क्या है, ट्रू है, ठीक है। एक्स की वैल्यू ट्रू है, तो उसको अगर हम रिवर्स कर दें तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू ट्रू है, ठीक है। अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से आप ये लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल है जिसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल आप इस्तेमाल करके आप डिफरेंट वैल्यूज के जो है ट्रुथ टेबल आप खुद बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए बी हमने दो वेरिएबल्स दिए हैं, ठीक है, और उनपे हमने तीन लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए, एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए, आर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए, और नॉट लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए। अगर ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू भी ट्रू है तो ए एंड बी की वैल्यू भी ट्रू आएगी, ए और बी की वैल्यू भी ट्रू आएगी, लेकिन नॉट ए की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। कि ए की वैल्यू ट्रू है तो ट्रू को वो रिवर्स करके फॉल्स कर देगा। अगर ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू फॉल्स है तो ए एंड बी की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। मैंने आपको बताया एंड मतलब होता है कि दोनों ट्रू होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें आप बी जो है फॉल्स है, तो दोनों ट्रू नहीं है तो इसका मतलब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और का मतलब होता है कोई भी एक ट्रू हो, तो ए यहाँ पे ट्रू है तो दोनों की वैल्यू ट्रू आ जाएगी, ठीक है। और नॉट ए का मतलब होता है कि रिवर्स। ए की वैल्यू ट्रू है तो नॉट ए की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। अगर ए की वैल्यू फॉल्स है और बी की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, ए की वैल्यू फॉल्स है, बी की वैल्यू ट्रू है, तो ए एंड बी का मतलब होता है कि दोनों क्या हो,
दोनों ट्रू होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। और इस तरीके से ए और बी, ठीक है, ए और बी का मतलब है कि या तो ए ट्रू होना चाहिए या बी, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ट्रू है तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी ट्रू। और नॉट ए जो होता है वो रिवर्स करता है, क्योंकि ए की वैल्यू फॉल्स है तो नॉट ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से अगर दोनों की वैल्यू फॉल्स है, ए एंड बी की वैल्यू फॉल्स आएगी, और ए और बी की वैल्यू फॉल्स आएगी, क्योंकि इन दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू, अगर एक भी ट्रू होता तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती, ट्रू आ जाती। ठीक है, वैल्यू ट्रू आ जाती, लेकिन यहाँ पे दोनों फॉल्स है, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो दोनों की तो एक भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो जाएगी। और नॉट ए जो होता है वो रिवर्स कर देता है, तो ए की वैल्यू फॉल्स है तो रिवर्स हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है ट्रुथ टेबल, ये आप परफॉर्म कर सकते हैं, इसको यूज करके आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके पास, मैंने आपको बताया था, इक्वल्स टू होता है, नॉट इक्वल्स टू होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है, और लेस देन और इक्वल्स टू होता है। ठीक है, ये आपके पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप पाइथन से पूछना चाहते हैं कि क्या, पाइथन पाइथन को अपने दो वेरिएबल्स दिए हैं, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 5 है। ठीक है, आप पाइथन से पूछते हैं क्या एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो जवाब आएगा ट्रू, लेकिन आपने प्रिंट यूज करना है। ठीक है, क्या एक्स इक्वल्स टू वाई है तो जवाब आएगा फॉल्स, क्या एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई है तो जवाब आएगा ट्रू, क्या एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है तो इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपने ये इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है ये और इक्वल्स टू। तो यहाँ पे या तो ये ट्रू हो या तो कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, तो क्योंकि ये ट्रू है, इक्वल्स टू ट्रू है, जो है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो ये ट्रू है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल्स टू 10, एक्स की वैल्यू 10 है और 10 के बराबर है, तो ये सारा हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, और ये ऑपरेशंस परफॉर्म करके आप लॉजिकल ऑपरेशंस के जवाब, आंसर्स ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप इन लॉजिकल ऑपरेशंस और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कंबाइन करने के लिए सबसे पहले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने प्रोग्राम दिया है, एक हमने वेरिएबल बनाया एज, एज की वैल्यू हमने असाइन की है 25। उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल है इज स्टूडेंट, उसको हमने वैल्यू असाइन की है फॉल्स। ठीक है, तो हमने एक दो वेरिएबल्स बनाए, एक इंटीजर वेरिएबल है क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर है 25 है, दूसरा बुलियन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है फॉल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था बुलियन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो ये बुलियन वेरिएबल है और ये एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, तो आपने दो वेरिएबल्स बना दिए, उसके बाद आपने लिखा है इफ, अगर एज, एज क्या है यहाँ पे 25 है, अगर एज ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, एंड उसके बाद आपने लिखा है एंड, एंड का मतलब क्या होता है, बोथ। हमको बताया था एंड का मतलब होता है बोथ, एंड एक प्लूरल ऑपरेटर है, एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद हमने लिखा है एंड नॉट इज, उसके बाद नॉट लिखा है हमने, क्या लिखा है, नॉट, नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है, नॉट क्या करता है, रिवर्स करता है रिजल्ट को। ठीक है, नॉट इज स्टूडेंट। ठीक है, अब इस स्टूडेंट की वैल्यू क्या थी, फॉल्स, तो नॉट इज स्टूडेंट की वैल्यू क्या होगी, ट्रू। ठीक है, और उसके बाद एंड, और एज इज ग्रेटर देन 18, तो क्या एज 25 जो है ग्रेटर देन 18 है, तो ये भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू। मैंने आपको बताया था कि इस साइड, इस साइड वाले का जवाब ट्रू आ रहा है, और इस साइड वाले का जवाब भी ट्रू आ रहा है, और बीच में एंड है, एंड का मतलब होता है कि दोनों ट्रू होने चाहिए, बोथ। ठीक है, बोथ ट्रू होने चाहिए, तो सारे का जवाब क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, अगर फॉल्स होता है, अगर ये, इफ अगर ये सारा फॉल्स आता है, अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने आपको बताया अभी कि हमने यहाँ इस्तेमाल किया है इफ। ठीक है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इफ एल्स हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया इफ, इफ के बाद हमने ये एक बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखी है, इसके अंदर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल किए हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल किए हैं, और बुलियन वेरिएबल्स भी इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो अब अगर इस सारी का जवाब आता है ट्रू,
सारे का जवाब अगर आता है ट्रू, ठीक है, तो सारी स्टेटमेंट इफ का जवाब आता है ट्रू, ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर इस सारी का जवाब आ जाता है फॉल्स, तो फिर पाइथन आ जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, नीचे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो बता रहा है कि क्या आपको ड्राइवर लाइसेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब उसका मतलब ये है कि एज, आपकी जो एज है वो 18 से ज्यादा है, और ठीक है, और आप एक स्टूडेंट हो, आप, ठीक है, आप एक आप एक स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, आप एक स्टूडेंट नहीं हो, आपकी एज 18 से ज्यादा है और आप एक स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको ड्राइवर लाइसेंस मिल सकता है, ठीक है, वरना यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ये आपने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और बुलियन वेरिएबल्स इस्तेमाल किए हैं, और ये यूज करके आप मालूम कर सकते हो, आप एक प्रोग्राम बना सकते हो जो बता सकता है कि कौन ड्राइवर लाइसेंस के एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। तो आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे हम बुलियन फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं बुलियन फंक्शन पर, क्या बुलियन फंक्शन के ऊपर आते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कि बुलियन के अंदर आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, और आपके पास अ, या तो वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं आप कन्वर्ट करें, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ऊपर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास पाइथन के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, फ्लोट्स होते हैं। फ्लोट्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनके अंदर डेसिमल होते हैं, जैसे 10.8, 10.0, 0.1, ये सारे आपके पास फ्लोट्स हैं। इंटीजर वो होते हैं जिनके अंदर डेसिमल्स ना हो, जैसे ये सारे नंबर्स आपके पास इंटीजर्स हैं। स्ट्रिंग्स वो होती हैं जो आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो, चाहे वो नंबर हो या लेटर हो, ठीक है, जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। और बुलियन भी होते हैं जिनकी वैल्यू या तो ट्रू हो या तो उनकी वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। बुलियन वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर्स बताए थे। अब मैं आपको एक तरीका सिखाने वाला हूँ जिसको यूज करके आप इन तीनों ऑपरेटर्स को, इन ऊपर वाले तीन डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कर सकते हो बुलियन डेटा टाइप में, ठीक है। तो ये सीखते हैं हम कैसे आप ये कन्वर्जन कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने एक वैल्यू ली है 0, और 0 को हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है और उसके बाहर लिखा है बूल। बूल का मतलब होता है बुलियन। जब आप इसे प्रिंट करवाओगे तो आपको मिलेगा फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास 0 की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। अगर आप कोई इंटीजर लिखते हो 10 और उसे कन्वर्ट करते हो तो 10 की वैल्यू होगी ट्रू। इसका मतलब ये है कि पाइथन के अंदर 0 को हम फॉल्स कंसिडर करते हैं, और जो जितने भी दूसरे इंटीजर्स हैं उनको हम ट्रू कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है तो उसे हम क्या, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, उसे हम ट्रू कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसे हम, अगर हमारे पास कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है तो हम उसे फॉल्स कंसिडर करेंगे। और इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई एम्प्टी सेट है, ठीक है, कोई सेट है जो एम्प्टी है, या लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, उस एम्प्टी लिस्ट को हम क्या कंसिडर करेंगे, फॉल्स, ठीक है। तो ये सारे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये सारे ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये ऑलरेडी इस प्रैक्टिकल के अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये देख सकते हैं कि आप ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन सी वैल्यूज ट्रू है, कौन सी वैल्यूज फॉल्स है, ठीक है। आप इस तरीके से किसी भी वैल्यू का बुलियन मालूम कर सकते हो कि क्या पाइथन इनको ट्रू कंसिडर करेगा या फॉल्स कंसिडर करेगा, ठीक है। उसके बाद रिव्यू क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सिग्नेचर करूंगा और यहाँ पे डेट लगाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं लैब नंबर 4 पर, ठीक है। आपकी जो लैब नंबर 4 है उसमें आपके पास होते हैं डेट्स एंड टाइम, ठीक है। अब पाइथन के अंदर भी आप डेट्स एंड टाइम्स को, डेट और टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है, आप डेट और टाइम के साथ खेल सकते हो, ठीक है। 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू।
आप जो है डेट्स एंड टाइम्स को यूज करके आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हो, लॉगिंग कर सकते हो, स्केजुलिंग कर सकते हो, टाइम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप पाइथन के अंदर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है आपको मालूम होना चाहिए कि पाइथन के अंदर डेट्स और टाइम्स को मैनिपुलेट करने के लिए आपने डेट और टाइम मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपने डेट और टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। पाइथन के अंदर कुछ टास्क ऐसी होती हैं जो करने के लिए आपने कोई ना कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है। तो ये वाली टास्क परफॉर्म करने के लिए आप जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे वो होगी डेट टाइम लाइब्रेरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट और टाइम लाइब्रेरी, इसको हमने इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये वाली लाइब्रेरी आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये वाली लाइब्रेरी आप इस्तेमाल करोगे और ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करके आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मालूम करना चाहते हो कि आज की डेट और आज का टाइम क्या है। ठीक है, तो आप सिंपली लिखोगे इंपोर्ट। सबसे पहले आप लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाओगे डेट एंड टाइम। फिर आप एक वेरिएबल, कोई भी आप वेरिएबल बना सकते हो, एज, टाइम, सेंचुरी, कोई भी वेरिएबल नाम देके उसको इक्वल्स टू देके उसके बाद आप लिखोगे डेट टाइम। डेट टाइम क्या है, आपकी लाइब्रेरी है। उसके बाद आप लिखोगे डेट टाइम डॉट नाउ, मतलब डेट टाइम डॉट नाउ का मतलब कि अभी क्या टाइम है। उसके बाद आप ब्रैकेट्स दे दोगे और प्रिंट कर दोगे नाउ को, इस वाले नाउ को आप प्रिंट कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा, आपके पास डेट आ जाएगी, आपके पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, सेकंड्स के अंदर। ठीक है, आपके पास ईयर भी शो हो जाएगा, मंथ भी शो हो जाएगा, डे भी शो हो जाएगा, आवर भी शो हो जाएगा, मिनट्स भी शो हो जाएंगे, सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स भी शो हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी डेट और टाइम। तो इसी तरीके से आप दूसरी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टाइम नहीं मालूम करना चाहते, आप सिर्फ डेट मालूम करना चाहते हो, तो आप ये वाला इस्तेमाल करोगे, डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे। ठीक है, ऊपर आपने क्या किया था, डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, अब आप इस्तेमाल करोगे डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे। ठीक है, तो आप सिंपली लिखोगे एक कोई भी वेरिएबल बनाओगे, कोई भी वेरिएबल आप एज, सेंचुरी, कोई भी आप लिखोगे डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे और फिर आप इसे प्रिंट करवाओगे। जब आप इसे प्रिंट करवाओगे तो आपको आज की डेट मिल जाएगी। इसी तरीके से आप डेट टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, मैनिपुलेट करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आप मालूम करना चाहते हो, आप बताना चाहते हो, आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तीन नंबर्स को डेट की फॉर्म में। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले डेट टाइम लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करने के बाद आप लिखोगे डेट टाइम डॉट डेट। ठीक है, वही जो आपने ऊपर लिखा था डेट टाइम डॉट डेट। ठीक है, ये सेम जो आपने ऊपर लिखा था, ठीक है, यही आप लिखोगे डेट टाइम डॉट डेट, लेकिन अब आप डॉट टुडे नहीं लिखोगे। ठीक है, अब आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे जो आप डेट बताना चाहते हो। ठीक है, तो साल पहले, सबसे पहले ईयर लिखोगे, उसके बाद मंथ लिखोगे, उसके बाद आप अपना डे लिखोगे। और जैसे प्रिंट करवाओगे आप, फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल टी है तो आप टी को प्रिंट करवाओगे तो आपके पास आउटपुट में वो डेट आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसी तरीके से डेट को एक्सप्रेस कर सकते हो। और आप एक दूसरी ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हो कि आज टाइम क्या है, तो आप लिखोगे डेट टाइम और फिर यहाँ पे आपने लिखा था डॉट डेट। क्या, यहाँ पे आप डॉट डेट की जगह लिखोगे डॉट टाइम और फिर सबसे पहले आवर लिखोगे, उसके बाद मिनट्स, उसके बाद सेकंड्स और फिर जैसे प्रिंट करवाओगे इस वेरिएबल को तो आपके पास वो टाइम शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये वाला फॉर्म कर सकते हो, डेट टाइम में आप ईयर भी बता सकते हो, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड्स, सारी चीजें बताओगे। बताने के बाद प्रिंट करवाओगे तो आपके पास आउटपुट शो हो जाएगा सबका। ठीक है, आपके पास सारा सीक्वेंस में अरेंज हो जाएगा। तो उसके बाद आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया नाउ, उसको आपने डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, आपने आज की डेट और टाइम असाइन किया है। ठीक है, सबसे पहले आप प्रिंट करवाना चाहते हो कि आज डेट क्या है, आज साल क्या है, ईयर क्या है, तो आप लिखोगे नाउ डॉट ईयर। उसके बाद लिखोगे नाउ डॉट मंथ, मंथ के लिए अगर आपने डे देखना है कि आज डे कौन सा है तो आप लिखोगे नाउ डॉट डे। आवर देखना है तो नाउ डॉट आवर, और अगर आप मालूम करें मिनट कौन सा चल रहा है तो नाउ डॉट मिनट, और सेकंड कौन सा चल रहा है तो नाउ डॉट सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सारी चीजें मालूम कर सकते हो। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट और ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
सबसे पहले आप डेट टाइम डेट टाइम जो आपकी लाइब्रेरी है उससे आप इंपोर्ट करवाओगे टाइम डेल्टा। मतलब लाइब्रेरी के अंदर दूसरी लाइब्रेरी है टाइम डेल्टा, तो सबसे पहले आप फ्रॉम डेट टाइम मतलब डेट टाइम वाली लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवाओगे टाइम डेल्टा। ठीक है, डेट टाइम टाइम डेल्टा कॉमा डेट, आप डेट भी इंपोर्ट करवाओगे टाइम डेल्टा और डेट। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे टुडे, डेट डॉट टुडे, आज की डेट। टुमारो, टुडे जो आपकी आज की डेट थी उसमें आप प्लस कर दोगे टाइम डेल्टा। ठीक है, तो आप टाइम डेल्टा फॉर एग्जांपल आप एक दिन आगे जाना चाहते हो तो आप लिखोगे टाइम डेल्टा डेज इज इक्वल्स टू 1। और अगर आप एक दिन पीछे जाना चाहते हो आप लिखोगे यस्टरडे, और टुडे मतलब आज की डेट टुडे माइनस टाइम डेल्टा डेज डॉट डेज इक्वल्स टू 1, तो आप एक दिन पीछे चले जाओ। फिर आप अगर प्रिंट करवाओगे आउटपुट शो करवाओगे टुमारो, एक दिन आगे और एक दिन पीछे का, तो आपके पास आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप डेट्स का डिफरेंस भी मालूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक डेट आपने असाइन की है, ठीक है, डेट डॉट टाइम डॉट डेट में। ठीक है, दूसरी डेट आपने असाइन की है, अब आप मालूम करना चाहते हो कि इन दोनों डेट्स के दरमियान डिफरेंट कितने दिनों का डिफरेंस है, तो आप लिखोगे डेल्टा D1 - D2, D1 - D2, और आप लिखो प्रिंट करवाओगे डेल्टा डॉट डेज। अब डेज लिखा है तो डेज प्रिंट हो जाएंगे, तो 9 डेज का आउटपुट आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप डेट्स की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेटिंग कैसे, आप डेट्स को डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिख सकते हो। आप डेट को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिख सकते हो। सबसे पहले आप इंपोर्ट करवाओगे, सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाओगे नाउ। नाउ वेरिएबल को आप असाइन करोगे डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, अब आपने इसे मैनिपुलेट करना है तो आप लिखोगे नाउ, फिर आप लिखोगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, और लिखोगे %y डैश %m डैश %d इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो आपके पास आज की डेट जो होगी वो इस फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर आप ये वाला फॉर्मेट लिखोगे %डे स्लैश %मंथ स्लैश %टाइम, तो आपके पास ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। और अगर आप ये वाला फॉर्मेट लिखोगे कॉमा वाला परसेंटेज बी %d और %y, तो आपके पास ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप टाइम की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। अगर आपने लिखना है %i कॉलन %m उसके बाद %p, तो आपके पास ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, और इन फॉर्मेट्स में आप और आप डेट्स की पार्सिंग भी कर सकते हो। आप पूछोगे पार्सिंग क्या है, पार्सिंग मतलब रीड करना। जब आप रीडिंग करते हो तो उसे हम पार्सिंग कहते हैं। जब हम इंसान रीड करता है तो हम उसे रीडिंग कहते हैं, और जब कंप्यूटर रीड करता है तो हम उसे पार्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास फॉर एग्जांपल आपने एक डेट असाइन की है, एक वेरिएबल को आपने एक वेरिएबल बनाया है, उसको आपने डेट असाइन की है ये वाली। ठीक है, सबसे पहले तो आप डेट टाइम लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाओगे। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट करवाने के बाद आपने एक वेरिएबल लिया, उसको आपने वैल्यू असाइन किया है, तो एक डेट असाइन की है। ठीक है, डेट असाइन करने के बाद आप उसे फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप उसकी। तो आप सबसे पहले फॉर्मेटिंग करने के लिए आप नया वेरिएबल बनाओगे, नया वेरिएबल बनाने के बाद आप उसकी फॉर्मेटिंग करोगे। फॉर्मेटिंग करने के लिए आप लिखोगे कि जो पिछली आपने वेरिएबल में जो पिछला वेरिएबल, इस वेरिएबल को आप इस वेरिएबल के साथ कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये वाला वेरिएबल, उसके बाद आप फॉर्मेट लिख दोगे। फॉर्मेट क्या है, ईयर मंथ डे, और फिर आप प्रिंट करवाओगे तो आपके पास ईयर मंथ डे और टाइम शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप टाइम जोन्स भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे टाइम जोन हैं, जैसे हम पाकिस्तान टाइम जोन में है, पाकिस्तान टाइम जोन एशियन टाइम जोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास होता है यूटीसी। ठीक है, यूटीसी हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रांसवर्स यूनिवर्स ट्रांसवर्स करंट कैलेंडर को। ठीक है, कैलेंडर को। ठीक है, तो आप ये टाइम जोन यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी आप ये टाइम जोन यूज करके, लेकिन इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी पड़ेगी PYTZ। ठीक है, PYTZ आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। ठीक है? तो टाइम जोन इतना जो है हम इससे इतना इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कैलेंडर भी शो करवा सकते हो। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाहते हो कि आप कैलेंडर देखना चाहते हो, तो कैलेंडर देखने के लिए सबसे पहले आप कैलेंडर की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाओगे। लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाने के बाद आप लिखोगे प्रिंट कैलेंडर डॉट मंथ के बाद अपना साल और कैलेंडर लिखोगे, मंथ लिख दोगे। तो आप
जून जून का कैलेंडर देखना चाहते हो, तो जैसे आप इसे रन करवाओगे तो आपका जून का कैलेंडर शो हो जाएगा 2025 का। ठीक है। ठीक है। उसके बाद रिव्यू क्वेश्चन है, आपने रिव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी सिग्नेचर और डेट होगी। ठीक है। अब आते हैं पांचवें लैब पे। आपकी जो पांचवी लैब है उसके अंदर आपके पास आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इस पे मैंने पहले लेक्चर दिए हुए हैं, और मैं वो लेक्चर्स जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। इसके अंदर हम डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे। तो हम 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम रिज्यूम करते हैं, लैब नंबर 5 से स्टार्ट।
हमारे पास होते हैं कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम बेसिकली उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो पाइथन का जो कंट्रोल ऑफ फ्लो है एग्जीक्यूशन का, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो पाइथन के अंदर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं उनको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर अ, हर हर जो भी चीज रन होती है, रन होने के बाद जो भी चीज रन होती है वो एक सीक्वेंस में रन होती है। तो उस सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स यूज करने पड़ते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे कॉमन जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके पास होते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। कंडीशनल स्ट्रक्चर्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि उनके अंदर कोई ना कोई कंडीशन होगी। ठीक है, या वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी या वो कंडीशन जो है डिनाई होगी। ठीक है, तो आपके पास दो कंडीशन, दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो आपके पास जब भी कंडीशंस होंगी तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, तो आपके पास दो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं और कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। आज आप पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि नाम में से पता चल रहा है या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, तो पाइथन के अंदर हम तीन तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, हम इफ यूज करते हैं, इफ एल्स यूज करते हैं और इफ एलिफ एल्स यूज करते हैं। ठीक है, तीन तरह के हमारे पास कंडीशनल होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होती है। इफ स्टेटमेंट वो होती है जिसमें तब तक प्रोग्राम रन नहीं होगा जब तक एक कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, सिर्फ जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, तो इफ तो हम उसका जो है इफ स्टेटमेंट जो है, इफ स्टेटमेंट में जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल इधर हमने एक वेरिएबल लिया है एक्स, उसको हमने वैल्यू असाइन की है 10। ठीक है, और हम सवाल पूछते हैं क्या एक्स की वैल्यू 10 से 5 से बड़ी है, और अगर 5 से बड़ी है तो ये वैल्यू प्रिंट कर दो, ये वाली लाइन प्रिंट कर दो। ठीक है, ये वाला ब्लॉक प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये सबसे पहले चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू 10 है, चेक करेगा क्या 10 ग्रेटर देन 5 है। हाँ तो ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। मैंने आपको बताया ना, जब इफ के अंदर जब भी कंडीशन ट्रू होगी तभी प्रोग्राम आगे चलेगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट होगी ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इफ के अंदर आप चेक करते हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट जो होगी रन होगी। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो जब भी आपने इफ इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आप इफ यूज करोगे, उसके बाद कंडीशन लिखोगे, कंडीशन के बाद जो प्रोग्राम आपने रन करना है या जो आउटपुट शो करना है आपने, या जो भी ब्लॉक आपने रन करवाना है वो ब्लॉक लिखोगे आप। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो कि यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, इफ के बाद जो कंडीशन दी है, कंडीशन देने के बाद जो प्रोग्राम हम रन करवाना चाहते हैं, जो लाइन हम रन करवाना चाहते हैं, उस लाइन से पहले स्पेस है। तो आप स्पेस जरूर देना, स्पेस मत भूलना, स्पेस देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के पास। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ होती है, इफ एल्स होती है और इफ एलिफ एल्स होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास अ, जैसे कि इफ में हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन थी, इफ एल्स में हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी मतलब कंडीशन एक ही होगी, लेकिन अब वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, तो उधर क्या था, इफ में क्या था कि अगर कंडीशन ट्रू थी तो प्रोग्राम जो नीचे हमने ब्लॉक लिखा था, अ, जो हमने लाइन लिखी थी वो रन हो रही थी। अगर फॉल्स होगी तो वो लाइन रन नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इफ एल्स में ऐसा नहीं है। इफ एल्स में क्या है कि अगर वो ट्रू होगी कंडीशन तो एक लाइन रन होगी। ठीक है, ये वाली लाइन। लेकिन अगर वो फॉल्स होगी तो एक दूसरी लाइन रन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइंस होती हैं, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी दो थी। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रू और फॉल्स की पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, लेकिन क्या था कि ट्रू में क्या था कि हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास आउटपुट शो होगा। ठीक है,
लेकिन अगर फॉल्स होगी तो हमारे पास कोई आउटपुट शो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इधर इफ एल्स में ऐसा नहीं है। इफ एल्स में भी हमारे पास दो कंडीशंस हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है कि हमारे पास इधर भी आउटपुट शो होगा और इधर भी आउटपुट शो होगा। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी ट्रू और फॉल्स थे। ठीक है, ट्रू पे भी आउटपुट शो हो रहा था, लेकिन फॉल्स पे कोई आउटपुट शो नहीं हो रहा था। लेकिन इफ एल्स में क्या होगा, ट्रू पे भी आउटपुट शो होगा और फॉल्स पे भी आउटपुट शो होगा। लेकिन इसके लिखने का अंदाज अलग है। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, इफ लिखोगे, उसके बाद कंडीशन लिखोगे, कंडीशन के बाद स्पेस दोगे, स्पेस देने के बाद आप अपनी जो लाइन होगी वो लिखेंगे, जो जो भी लाइंस है या लाइन है वो लिखेंगे। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर आप एल्स लिखोगे, और फिर वो जो फॉल्स होने के बाद जो रन होगी लाइन वो लिखोगे। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली लाइन रन होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली लाइन लाइन रन होगी। इफ में क्या था कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली लाइन रन होगी, और अगर फॉल्स हो गई तो कोई भी लाइन रन नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने x की वैल्यू दी है 3। x एक वैल्यू है, उसको हमने वैल्यू असाइन की है 3। अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो हम ये वाली लाइन प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और अगर 5 से कम है, मतलब फॉल्स है, तो ये वाली स्टेट कंडीशन फॉल्स है, तो हम ये वाली लाइन प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब आते हैं हम इफ एलिफ एल्स पर। ठीक है, इफ एलिफ एल्स पर अ, दोनों, मैंने आपको ऊपर वाली दो स्टेटमेंट्स का डिफरेंस बता दिया था। इफ में, इफ स्टेटमेंट में और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है। अब हम आते हैं इफ एलिफ एल्स पर। ठीक है, इफ एलिफ एल्स पे ये है कि आप एक कंडीशन ये नहीं, मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हो। ऊपर क्या था कि सिर्फ हमारे पास इधर भी एक कंडीशन थी। ठीक है, और इधर भी है एक कंडीशन थी। ठीक है, इफ एल्स में भी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हो इफ एलिफ एल्स में। सिर्फ एक कंडीशन नहीं, आप मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हो। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, और हर किसी में ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंडीशन कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है, अगर वो आपकी अ, आप फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लिखते हो x इज इक्वल टू 7। अगर आप चेक करते हो x इज लेस देन 5, तो x 7 है तो नॉट लेस देन 5, तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी, प्रोग्राम चला जाएगा इसके पास। ठीक है, क्या x इक्वल्स टू 5 है तो इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी रन नहीं होगी, प्रोग्राम चला जाएगा इसके पास और फिर ये रन कर देगा x ग्रेटर देन 5। ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। तो ये इस तरह काम करती है। ठीक है, उसके बाद आप नेस्टेशन भी कर सकते हो। आप दो से ज्यादा कंडीशंस भी यूज कर सकते हो एंड यूज करके। एंड मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर है जिसका मतलब होता है बोथ। दूसरा होता है और, जिसका मतलब होता है सिंगल, एटलीस्ट एक होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आप नेस्टेशन कर सकते हो। नेस्टेशन का मतलब है कि एक स्टेटमेंट के अंदर आप दूसरी स्टेटमेंट डाल सकते हो। एक इफ के अंदर आप दूसरी इफ यूज कर सकते हो। अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो फिर आप दूसरी कंडीशन चेक करोगे क्या x की वैल्यू 8 से भी ग्रेटर है। इस तरीके से आप इफ के अंदर इफ डाल सकते हो। ठीक है, इसको हम नेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, नेस्टेशन कर सकते हो आप। ये तो मैं आपको पहले बताया था, थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब आप कोई भी कंडीशन लिखोगे उसके बाद आपने स्पेस देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, आपने इफ के डायरेक्ट नीचे ही प्रिंट लिख दिया है, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपने स्पेस जरूर देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। तो स्पेस जो होता है ये पाइथन के अंदर बड़ी मीनिंगफुल होता है, बहुत मीनिंगफुल होता है। ठीक है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्रेडिंग मालूम करने का प्रोग्राम बनाया है, तो आप सबसे पहले आपके पास ऊपर मार्क्स दिए गए 85। अगर मार्क्स 90 से ग्रेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ग्रेड आएगा ए। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल 85 है तो क्या ये 90 से ग्रेटर देन इक्वल है? ग्रेटर देन तो नहीं है, इक्वल है, इक्वल भी नहीं है, तो ये कंडीशन रन नहीं होगी। तो ये इसके पास आ जाएगा, इसके पास। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है? ग्रेटर देन भी, ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल टू नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन है मतलब एटलीस्ट एक चीज सेटिस्फाई हो रही है, तो उसका ग्रेड आ जाएगा बी। तो इसका आपको जवाब मिल जाएगा ग्रेड बी। ठीक है, इस प्रोग्राम
इस तरीके से आप ये प्रोग्राम्स रन करवा सकते हैं, ठीक है सारे। उसके बाद आपने इन सवालात के जवाब देने हैं, ठीक है, इन सवालात के आपने जवाब देने हैं। उसके बाद ये सारे कोड जो ऊपर मैंने मेंशन किए थे, ये रन करवाकर इनके स्क्रीनशॉट्स प्रिंट करवाकर आपने इस लैब के साथ अटैच करने हैं। उसके बाद मैं यहाँ साइन करूंगा और आपकी डेट ऑफ सबमिशन लिख दूंगा, ठीक है। और हम लैब 6 स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से इंशाल्लाह।